Hello guys, what's up? This is CSLLV Devika Tapadia and a very important announcement to share. ICAI ने CA Foundation मई 2025 अटेम्प्ट के लिए फर्स्ट सेट ऑफ MTP सीरीज रिलीज कर दिया है एंड आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लॉज के पेपर का जो MTP 1 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Question number 1, part A. का सब part 1. Kashish was running a business of artificial jewelry since long. He sold his business to Naman. Naman made an agreement with Kashish not to carry on the business of artificial jewelry and real diamond jewelry in that area for a period of next 1 year. After 2 months, Kashish opened a showroom for real diamond jewelry. Naman filed suit against Kashish for closing the business of real diamond jewelry as it was against the agreement. Whether Kashish is liable to close the real diamond jewelry following the provisions of Indian Contract Act 1872. तो ये जो क्वेश्चन है ना बच्चा, ये क्वेश्चन हमने रिस्ट्रेनमेंट ऑफ ट्रेड से पूछा गया है, जो क्या बोलता है कि अगर आप ट्रेड रिस्ट्रेन करते हैं किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी पार्टनर का या जिससे आप बिजनेस खरीद रहे हैं, तो रिस्ट्रेनमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, विच इज परमानेंट रिस्ट्रेनमेंट एंड विच इज टेम्पररी रिस्ट्रेनमेंट. ठीक है, परमानेंट रिस्ट्रेनमेंट के सारे अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, बट अगर आप किसी पे टेम्पररी रिस्ट्रेनमेंट लगा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को एरिया में स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स का रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप उस एरिया में बिजनेस नहीं कर सकते, या फिर आप सर्टेन टाइम पीरियड के लिए लगाते हैं रेस्ट्रिक्शन कि आप 2 साल 3 साल 5 साल जो भी है आप सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर सकते, तो चाहे आप रिस्ट्रेनमेंट लोकल लिमिट्स में लगाएं, चाहे आप रिस्ट्रेनमेंट टाइम पीरियड के हिसाब से लगाएं, बट जो रिस्ट्रेनमेंट लगेगा वो केवल और केवल सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस पे लगेगा. पर यहाँ पे जो बिजनेस कशिश का है, इट इज अ बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और जो बिजनेस कशिश ने नमन को बेचा वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ही था. नमन ने अग्रीमेंट किया कशिश के साथ में नॉट टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी एंड रियल डायमंड ज्वेलरी. आफ्टर 2 months कशिश ने रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. तो क्या रियल डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस क्या सिमिलर नेचर का है? ऑब्वियसली नॉट. तो ये जो अग्रीमेंट है रिगार्डिंग रिस्ट्रेनमेंट ऑफ ट्रेड फॉर द रियल डायमंड ज्वेलरी बिजनेस वो इनवैलिड है एंड कशिश इज नॉट लायबल टू क्लोज हिज बिजनेस ऑफ द रियल डायमंड ज्वेलरी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Albert obtained 2 loans of rupees 3 lakhs and 4 lakhs respectively from a reputed bank. Out of these 2 loans, loan of rupees 3 lakh was guaranteed by Robert. Albert sent 2 lakh to bank but did not intimate as to how it is to be appropriated towards the loan. The bank appropriated the whole of the 2 lakh to the loan of rupees 4 lakh which was not guaranteed. Robert objected on the decision of the bank. He argued with the bank that repayment amount should be first adjusted to the guaranteed loan. State with reasons whether the bank was correct in its decision under the Indian Contract 1872. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग को लग रहा होगा क्वेश्चन पढ़ने से कि ये जो क्वेश्चन है ये हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के टुवर्ड्स लेके जा रहा है, बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग अगर आपको ऐसा लग रहा है तो. दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग appropriation of payment, जहाँ पे where a debtor has taken several debts from a creditor. तो जब वो repayment करता है तो सबसे पहले it is the duty of the debtor that he may prescribe the ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट, और अगर वो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट प्रेस्क्राइब नहीं करता है तब इट इज एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर कि वो चाहे जिस भी ऑर्डर में डेट को सेट ऑफ कर सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे एल्बर्ट ने रीपेमेंट करते टाइम ऑर्डर ऑफ पेमेंट नहीं बताया, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ नहीं बताया, तो बैंक ने अपने हिसाब से लोन को सेट ऑफ कर दिया. ठीक है, तो क्या बैंक कर सकता है? वॉज बैंक करेक्ट इन इट्स डिसीजन? यस, बैंक वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट इन इट्स डिसीजन. ठीक है, दिस इज बेसिकली एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का
सेक्शन नंबर 60, 59 एंड 60। 59 बोलता है कि डेटर एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट डेटर मस्ट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट, एंड 60 में बोलता है कि अगर डेटर ने मोड ऑफ ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट नहीं बताया है, डिस्क्राइब नहीं किया है, देन इट इज एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रेडिटर टू सेट ऑफ द डेट्स एज पर हिज विल। Next question. Parasnath Infra Height Limited is a public company and having 215 members, of which 20 members were employees in the company during the period 1st June 2022 to 30th June 2024. They were allotted shares in Parasnath Infra Height Limited on 1st April 2018, which are held by them till today, that is 31st August 2024. Now the company wants to convert itself into a private company. State with reasons whether Parasnath Infra Height Limited is required to reduce the number of members under the provisions of Companies Act 2013. चलते हैं प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 68, और ये डेफिनेशन अपने को क्या बोलता है कि सबसे पहला बात, दैट प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स फर्स्ट restricts the right to transfer its shares. Second, limits the number of members up to 200 except in case of OPC, and prohibits any invitation to public to subscribe for its securities. अब अगर हम सेकेंड पॉइंट का बात करें तो सेकेंड पॉइंट में इसका दो प्रोवाइजोस, दो एक्सेप्शंस था, जहाँ पे फर्स्ट वन वाज जॉइंट शेयर होल्डर्स विल बी ट्रीटेड एज वन, एंड सेकेंडली एम्प्लॉइज, ऐसे एम्प्लॉइज who were allotted shares during their employment, ऐसे persons who were allotted shares during their employment and they still hold the shares but their employment has ceased. उन्होंने कंपनी का एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है बट दे आर स्टिल दी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो ऐसे भी एम्प्लॉयज को हम नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं करते हैं, एंड ऐसे एम्प्लॉयज जो करेंटली कंपनी में काम कर रहे हैं एंड दे हैव बीन अलॉटेड शेयर्स वाया ESOP, तब उनको भी हम काउंट नहीं करेंगे व्हाइल काउंटिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स। अब ध्यान से पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है, आप गलती करोगे इसमें। सबसे पहले तो देखो कि ये लोग एम्प्लॉइज कब थे, 1 जून 2022 से 30 जून 2024, लेकिन इनको शेयर्स अलॉट कब किया गया था, 1 अप्रैल 2018 को अलॉट किया गया था। तो जिस टाइम पे उनको शेयर्स अलॉट किया गया था, क्या ये कंपनी के एम्प्लॉइज थे? नहीं। हम कैसे एम्प्लॉइज को काउंट नहीं करते? जिनको ड्यूरिंग दैट एम्प्लॉयमेंट शेयर्स अलॉट किया गया था। अब इनको जब शेयर्स अलॉट हुआ था तब ये कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं थे, एंड आज भी जब वो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो भी वो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं है, ठीक है। तो हेंस these 20 members who are employees will be counted in the 215 members which the company has, and अगर कंपनी को अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो इनको इसको अपना नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करना पड़ेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस करना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते टाइम डेट्स का ख्याल रखें और उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आप आराम से कर लोगे, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Priyansh ordered 600 tins of apple juice from an American company, Amjuice Limited. The company informed that tins would be packed in the boxes, each containing 50 tins. On delivery, it was found that substantial part was in a box containing only 30 tins. Priyansh rejected the whole order as the tins were not packed according to the description given in the contract, as the packing of tins was an essential part of the contract. Amjuice Limited sued Priyansh for the recovery of price. State with reason whether Priyansh can avoid the contract under the Sale of Goods Act 1930. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इट इज कमिंग फ्रॉम इम्प्लाइड कंडीशन। कौन सा वाला इम्प्लाइड कंडीशन है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या बोलता है? इफ द गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन देन देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल कॉरेस्पॉन्ड, यानी कि मैच विद द डिस्क्रिप्शन, और अगर मैच नहीं करता है द बायर हैज अ राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे बोला गया था कि टिन्स जो है दे विल बी पैक्ड इन बॉक्सेस ईच कंटेनिंग 50 टिन्स, लेकिन डिलीवरी में इट वॉज फाउंड के हर एक बॉक्स में सिर्फ 30 टिन्स ही था, तो द गुड्स are not matching its description and hence Priyansh can
अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रियांश कैन अवॉइड दी कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी डायरेक्ट है, आप कर लो ये आराम से। आते हैं इसमें 3 का ए, राहुल एंड कपिल आर पार्टनर्स इन द फर्म MS सक्सेना मार्बल हाउस। राहुल परचेस्ड 100 shares of a reputed company in his name. Rahul purchased 100 shares of a reputed company in his name, but he made payment from the firm's account. Rahul did not consent to Kapil before acquiring the shares. Referring to the provisions of the Indian Partnership Act 1932, whether the shares purchased by Rahul constitute the property of the firm. तो बेसिकली यहाँ पे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का बात कर रहा है। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कौन कौन सा प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म का होता है? सबसे पहले जो पार्टनर्स लेके आते हैं एज कॉन्ट्रीब्यूशन व्हेन दे एंटर इनटू पार्टनरशिप। सेकंड, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द फर्म, ड्यूरिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म, जो भी प्रॉपर्टीज जो भी राइट्स फर्म अक्वायर करता है वो होता है फर्म का प्रॉपर्टी। एंड लास्ट में गुडविल ऑफ द बिजनेस। these three elements constitute partners partnerships property, ठीक है। यहाँ पे राहुल ने शेयर्स खरीदा अपने नाम पे, ठीक है, पर पेमेंट कहाँ से किया? फर्म के अकाउंट से पेमेंट किया। इवन दो राहुल के नाम पे शेयर्स खरीदा गया है बट पेमेंट तो फर्म के अकाउंट से हुआ है ना, तो दीज शेयर्स विल कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। फर्स्ट आंसर है, पार्ट ए का आंसर है दैट शेयर्स विल कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। बी में क्या पूछा है? What would be your answer if Rahul debits himself in the accounts books of the firm and became a debtor of the firm? अब जाहिर सा बात है, अगर राहुल फर्म के बुक्स में अपने आप को डेबिट कर देता है तब these shares will be the personal property. They will become the personal property of Rahul and not the firm's property. ठीक है, चलो नेक्स्ट। सूरज फर्मा लिमिटेड, a public company, its articles of association empowers the managing agents to borrow both short-term and long-term loans on behalf of the company. Mr. Smith, the director of the company, approaches Easy Finance Limited, a non-banking finance company, for a loan of 25 lakh in its name. The lender agreed to provide the above said loan. Later on, Suraj Pharma Limited refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan has been passed by the company and the lender should have inquired about the same providing such loan. Hence, company is not liable to pay such loan. Analyze the above situation in terms of the provisions of Doctrine of Indoor Management under the Companies Act 2013 and examine whether the contention of Suraj Pharma Limited is correct or not. ठीक है, सुनो इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है दैट एज फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड, एज फार एज द इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड, द आउटसाइडर कैन प्रिज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर बीन कैरीड ऑन स्मूथली, यानी कि कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सारा प्रोसेस स्मूथली फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप केस का अगर नाम कोट कर दोगे रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवॉन तो वो आंसर में और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आउटसाइडर कौन है इस क्वेश्चन में? द आउटसाइडर इज द बैंक विच इज इजी फाइनेंस लिमिटेड। अब यहाँ पे उसको सिर्फ आर्टिकल्स चेक करना था जहां पे लिखा था कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी बोरोड बाय द मैनेजिंग एजेंट्स ऑफ द कंपनी, तो उसने चेक किया वो था। बट रेजोल्यूशन, रिक्वायर्ड रेजोल्यूशन, कंपनी से अप्रूवल आपने लिया है कि नहीं लिया है, ये कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स का मैटर है, जिसमें इजी फाइनेंस लिमिटेड कैन अज्यूम कि इंटरनल प्रोसीडिंग सब स्मूथली चल रहा है। तो यहाँ पे इवन दो उसने इंक्वायर नहीं किया, ही वॉज नॉट इवन रिक्वायर्ड टू इंक्वायर, एंड इसीलिए सूरज फर्मा लिमिटेड को इज बाउंड to repay the amount of 25 lakhs to Easy Finance Limited. ठीक है, this is a very easy question, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, ये डायरेक्ट है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। Nitin appointed Shiv as his agent to transport apples from Shimla to Delhi. Due to heavy rain near Shimla, Shiv was stranded for more than 7 days. Shiv was not in a position to contact with Nitin. To save Nitin from loss, Shiv sold all the apples in the nearby market below the market rate where he was stranded. Explain with reference to Indian Contract Act, can Nitin recover the loss from Shiv as Shiv had acted beyond his authority? ठीक है, अब ये जो है which is
ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है, जिसमें व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ इमरजेंसी। जिन्होंने मेरा क्लास कर रखा है उनको पता होगा कि हमने सेम एग्जाम्पल ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो ये वही एग्जाम्पल है। एंड ऑब्वियस सा बात है कि अगर वो एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे नितिन शिव जो है ही वॉज, उसने जो भी किया वो इमरजेंसी में आके वैसा काम किया, वेर अगर उसके जगह पे कोई और होता तो वो भी वही करता, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव डन अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे भले ही शिव ने सारे एप्पल्स बिलो द मार्केट रेट बेच दिए हैं, नितिन कैन नॉट रिकवर द लॉस फ्रॉम शिव क्योंकि उसने इमरजेंसी में एक्ट किया था। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, ये भी डायरेक्ट है। आ जाओ इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। Mr. Shankar sold 1000 kgs wheat to Mr. Ganesh on credit for 3 months. Wheat was to be delivered after 10 days of contract. After 5 days of contract, a friend of Mr. Shankar secretly informed him that Mr. Ganesh may default in the payment. On the information of friend, Mr. Shankar applied the lien and withheld the delivery. With referring to the provisions of Sale of Goods Act, you have to answer क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर मिस्टर शंकर वॉज राइट इन हिज डिसीजन। अब ये जो क्वेश्चन है ये अनपेड सेलर से है, जिसका एक राइट है, वन ऑफ द राइट्स विच द अनपेड सेलर हैज इज द राइट ऑफ लियन। अब राइट ऑफ लियन अनपेड सेलर कौन कौन से सिचुएशंस में एक्सरसाइज कर सकता है? सबसे पहले व्हेन द सेल्स आर मेड ऑन कैश, दूसरा व्हेन द सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, एंड थर्ड व्हेन द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। क्या यहाँ पे अभी तक बायर इंसॉल्वेंट हुआ है क्या? नहीं। क्या गुड्स क्रेडिट में बेचा जा रहा था? हाँ। क्रेडिट पीरियड क्या है यहाँ पे? 3 मंथ्स। क्या क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, बायर भी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है। तो इवन इफ मिस्टर शंकर को अपने फ्रेंड, अच्छा, मिस्टर शंकर को अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन मिला दैट मिस्टर गणेश माइट डिफॉल्ट इन पेमेंट, इवन देन उसको गुड्स की डिलीवरी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे वो अभी भी विद इन द क्रेडिट पीरियड है। एंड सेकेंड, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर गणेश बिकेम इंसॉल्वेंट विद इन 5 days ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? अगर वो इंसॉल्वेंट हो ही चुका है तब मिस्टर शंकर कैन अप्लाई द राइट ऑफ लियन एंड ही कैन विथहेल्ड द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब डोमिनेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, प्रॉफिट्स ओनली एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये आप आराम से कर लोगे। What do you understand by quasi contract? Under what circumstances does it arise according to Indian Contract Act? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आओ 6 का ए में। Sachin bought 100 kgs of sugar from Saurabh for ₹40,000 on 3 months credit. For this purpose, Sachin issued a promissory note to Saurabh on the same date payable after 3 months. On the date of maturity, the promissory note was dishonored by Sachin. Saurabh filed suit for the recovery of the amount plus fees of advocate paid by him for defending the suit. Referring the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881, what amount could be recovered by Saurabh from Sachin? क्या क्या रिकवर कर सकता है वो? सबसे पहले तो प्राइस ऑफ शुगर 40,000 वो रिकवर करेगा, उसके बाद फीस ऑफ एडवोकेट वो भी रिकवर करेगा, प्लस इंटरेस्ट रिकवर करेगा एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर लोगे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो हमने MTP 1 के सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, ऑलमोस्ट एक्चुअली सारे ही हमने केस स्टडीज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका है। ठीक है, इस टाइम पे गिव अप नहीं करना है। अगर आप अच्छे से करोगे देन हाई चांसेस कि आप अपना एग्जाम एक शॉट में क्लियर कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन योर इंटर एग्जाम्स। ठीक है, अभी MTP 2 की भी डिस्कशन आएंगी जब आपका रिलीज हो जाएगा पेपर, एंड उसके बाद में डोंट वरी, आपके लिए चैप्टर वाइज सारा रिविजन्स जो है वीडियोस वो भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है। ठीक है, तब तक टेक केयर, कीप स्टडिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।